तो अब देखो, अब क्या होता है, जब जब नवाब ने कहा कि तुम दस्तक का दुरुपयोग इस तरीके से मत करो, कि मतलब आप तो फ्री ट्रेड कर ही रहे हो, भारतीय व्यापारी जो हमको टैक्स दे रहे हैं वो तो देने दो। लेकिन अंग्रेज नहीं माने। बातचीत करना चाहा था नवाब ने, मीर कासिम ने बातचीत से सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर अभी अभी मीर कासिम क्या दिमाग लगाता है। मीर कासिम कहता है, दस्तक तो भारतीय व्यापारी खरीद ही रहे हैं अंग्रेजों से, अंग्रेजों के पास वो इनकम जा रही है, और ना तो हमें उसका टैक्स मिल रहा है, ना तो दस्तक से कुछ पैसा वगैरह मिल रहा है। जो भी पैसा जा रहे हैं वो जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के पास। तो फिर मीर कासिम कुछ ऐसा दिमाग लगाता है। मीर कासिम कहता है कि सुनो सुनो सुनो, आज से ढोलकपुर में सभी भारतीय व्यापारियों को व्यापार के लिए कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो फिर मीर कासिम कहता है कि अब से भारतीय व्यापारी को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। उसने टैक्स ही खत्म कर दिया कि व्यापार जो भी करेगा उसे टैक्स कोई देने की कोई जरूरत नहीं है, आप व्यापार करिए, इसे फ्री ट्रेड करिए, टैक्स वैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अंग्रेजों ने गुस्सिया गया कि चोट्टा तुम ऐसा क्यों कर रहा है। अब मीर कासिम कहता है कि जब दस्तक का पैसा जा ही रहा है अंग्रेजों के पास, तो वो तो भारतीयों के ही पास से जा रहा है, तो क्यों ना हम इसे फ्री ही कर दें। तो जो पैसा जा रहा है अंग्रेजों के पास वो तो कम से कम उनके पास रहेगा। तो फिर अभी मीर कासिम ने फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी कि कर मुक्त व्यापार करिए आप लोग। फिर अंग्रेज चुट्टा लोग इस बात पर बहुत ही चिढ़ गया। अंग्रेजों को यह बात बहुत खटक गई कि भारतीय व्यापारी हमारी बराबरी कैसे करेंगे, हम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो क्या भारतीय व्यापारी भी टैक्स नहीं देंगे, इस असुरन को तो देना ही पड़ेगा टैक्स। तो भारतीय उसमें इसमें भी सबसे ज्यादा एक एलिस नाम का अधिकारी था, वो ज्यादा उछलता था। तो नवाब की नजर में था ये, नवाब सोचता था चलो इसको आगे देख लेंगे हम। तो फिर यहाँ से तनाव होना शुरू होता है। जब नवाब ने कर मुक्त व्यापार की फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी भारतीय व्यापारियों को, तो अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय व्यापारी हमारी बराबरी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आमने सामने जो है संघर्ष होना स्टार्ट होता है। 1763 में 1763 में इसी मुद्दे को लेकर, जो फ्री ट्रेड की अनुमति दी थी मीर कासिम ने, इसी मुद्दे को लेकर जो है काफी कुछ छोटे-मोटे जो है कुछ युद्ध लड़े जाते हैं, छोटा मोटा संघर्ष होता है नवाब और कंपनी के बीच में। और एक इसी में एक बीच ये होता है, जैसे कि एक एलिस नाम का अधिकारी था, वो जब मीर कासिम ने फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी, तो एलिस नाम का जो अधिकारी था वो ज्यादा उछलता था। तो अभी क्या होता है, जब मीर कासिम अंग्रेजों से आमने सामने के युद्ध होते हैं, कुछ छोटे-छोटे युद्ध होते हैं, कई युद्ध होते हैं 1763 में, तो मीर कासिम थोड़ा मतलब कि हारता जाता है, हार रहा था अंग्रेजों से। अभी उसकी अंग्रेजों का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ रहा था, अंग्रेजों के पास सेना बड़ी थी, हथियार बड़े थे, तो पलड़ा तो भारी पड़ेगा ही। तो फिर ऐसा क्या होता है, मुंगेर जो था, मुंगेर राजधानी थी, यहाँ पर रहता था मीर कासिम। तो फिर जब पलड़ा भारी पड़ने लगा अंग्रेजों का, जब मीर कासिम हारने लगा अंग्रेजों से, तो मीर कासिम शिफ्ट हो गया कहाँ, पटना में। पटना में मीर कासिम शिफ्ट हो गया, पटना में रहने लगा। एक एलिस नाम का अधिकारी था, कहता है ससुर आज एकरा नवाब को आता हम टपकाइए देंगे, या फिर पटना पर कब्जा कर ही लेंगे हम। पटना पे उस टाइम पे किसका कब्जा था, नवाब का, यानी कि मीर कासिम का कब्जा था उस टाइम पर पटना पर। तो एली जाता है, अपनी कुछ छोटी मोटी सेना लेकर जाता है पटना पटना में कब्जा करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाता है, असफल रह जाता है। पटना पर कब्जा करने के लिए जाता है। अब मीर कासिम कहा, अरे चोट्टा हम पटना आ गए फिर भी तुम लोग से नहीं देखा जा रहा है। मीर कासिम क्या करता है, पटना में अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र था, तो मीर कासिम जाता है, एक एलिस नाम का अधिकारी रहता है, यही ज्यादा उछल कूद कर रहा था ससुरा। एलिस ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था ये। तो पटना में जो इनका व्यापारिक केंद्र था वहीं पर थे। तो मीर कासिम पटना में रहता था, एलिस नामक अधिकारी जब कुछ सैनिकों को लेकर गया पटना पर कब्जा करने के लिए, कर नहीं पाया, लेकिन इससे मीर कासिम गुस्सिया गया। मीर कासिम इससे काफी गुस्सिया गया, अरे चुट्टा अमरेंद्र बाहुबली, यानी मैं अब तो रखना छोड़ता हूँ ससुरा, देखा हूँ क्या करते हो अब। तो मीर कासिम कहता चल रहे, निकाल निकालो डंडा, निकालो डंडा निकालो, चलो चलो आज ससुरा इसको छोड़ना नहीं, आज इसको कूट के रहेंगे एकदम, टपका ही देंगे इसको। फिर जाता है
मीर कासिम और भी सेना लेके जाता है पटना में। जो एलिस रहते हैं उसके साथ कुछ 45 और भी लोग रहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग रहते हैं। 45 और भी यूरोपीय लोग रहते हैं एलिस के साथ, और एलिस रहता है 45 और भी लोग रहते हैं। तो जाता है नवाब मीर कासिम जब अपनी सेना लेके, तो जो एलिस के साथ रहते हैं वो कहते हैं पीछे तो देखो, पीछे तो देखो कौन आया है। तो जब देखता है एलिस, कहता है नवाब महाराज यहाँ गई हूँ, कम से कम बता के आते। नवाब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बता के आते थे। नवाब कहता है चुट्टा, तुम बाहुबली फिल्म नहीं देखा है? एलिस कहता नहीं, नहीं देखा है। नवाब कहता है अच्छा पुष्पा तो देखा ही होगा। फिर एलिस कहता है नहीं, पुष्पा भी नहीं देखे हैं। फिर मीर कासिम कहता है अच्छा पुष्पा 2 तो देखा होगा, वो तो अभी नई नई फिल्म निकली है, हाल ही में आई हुई फिल्म है, ज्यादा पुरानी भी नहीं हुई है। तो एलिस कहता है हाँ मैंने उसका वो पूरा फिल्म तो नहीं देखा है, लास्ट का जो सीन था यूट्यूब पे मैंने देख लिया था, फाइट वाला सीन। तो मीर कासिम कहता है अरे चुट्टा, अब तूने देखा ना कैसे मारता है पुष्पा, ऐसे ही तुरा को धोएंगे अब, या खुचा खुचुक 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 करके एलिस के साथ साथ जो 45 अधिकारी रहते हैं उन सभी को भी वहां पे टपका देता है मीर कासिम। तो ऐसे ऐसे 1763 में कई जो यहाँ पर जो एलिस को टपकाया, इसके साथ में 45 और यूरोपीय लोग थे, इन लोगों को निपटा दिया था मीर कासिम ने। मीर कासिम ने इसको निपटा दिया। तो ये पटना में हुआ था, इसको पटना हत्याकांड कहते हैं। पटना हत्याकांड या फिर पटना नरसंहार, जो भी कह लो। इस घटना को जब मीर कासिम ने एलिस और 45 यूरोपीय लोगों को मार दिया, इस घटना को पटना हत्याकांड या फिर पटना नरसंहार कहते हैं। तो ऐसे कई कई और भी आगे जो है युद्ध होता है। मीर कासिम जो अंग्रेजों को टपकाया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को मारा, तो अंग्रेज के चुप बैठेंगे? अंग्रेज चुप थोड़ी बैठेंगे, अंग्रेज तो पहले से उसके पीछे लगे हुए थे। अब मीर कासिम ने और टपका दिया, अंग्रेज और गुस्सिया गया, रसस हुआ, तुमने हमारे अधिकारी को मार दिया, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी। फिर वहां से और कुछ युद्ध होते हैं। 1763 में कई छोटे मोटे युद्ध होते हैं और मीर कासिम हारता जा रहा था, हारता जा रहा था। मीर कासिम का पलड़ा कमजोर पड़ता जा रहा था। मीर कासिम लगातार हारता जा रहा था। तो मीर कासिम क्या करता है, फोन लगाता है अवध को। अवध में उस टाइम पे नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। मीर कासिम फोन लगा कहता है हेलो भाई। तो जो नवाब था अवध का, सुजाउद्दौला, कहता है हाँ बोल ससुरा, कोई काम वगैरह तो होगा कोई काम वगैरह होगा तभी फोन किए हो तुम, वैसे कभी हाल चाल लेने के लिए तो तुम फोन करते नहीं हो। तो मीर कासिम कहता है हाँ यार एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। तो अवध कहता है का हेल्प चाहिए बउआ, बोल, जो हेल्प चाहिए बताओ, हम देंगे हेल्प तुमको। मीर कासिम कहता है मैं आपके पास वहां पर आके बताता हूँ। तो अवध कहता है ठीक है बउआ आ जाओ, बता दो क्या क्या हेल्प चाहिए। तो जो मेरी बारी शुरू हो गई। जो मीर कासिम था, हेल्प मांगता है, मदद किससे? अवध से। अवध के जो नवाब थे, मैंने बात किया सुजाउद्दौला, उससे मदद मांगते हैं। जाता है अवध के पास। अवध से क्या कहता है मीर कासिम कि अंग्रेजों का पलड़ा अभी भारी पड़ रहा है, हम अंग्रेजों से जीत नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सेना वेना की मदद दे तो हम जीत जाएंगे अंग्रेजों को, फिर बाद में आप भी कभी हमसे मदद मांगेंगे तो हम भी आपकी मदद कर देंगे। जो सुजाउद्दौला था अवध का नवाब, वो कहता है नहीं नहीं, बाद में नहीं, हम अभी तुम्हारी हेल्प करेंगे लेकिन उसके बदले में तुमको कुछ देना पड़ेगा। तो मीर कासिम कहता है क्या चाहिए भैया, बताओ क्या चाहिए। तो सुजाउद्दौला कहता है इतना पैसा चाहिए हमें, कुछ पैसों की मांग करता है, बड़ी राशि। कहता है इतना हमें पैसा चाहिए, और जो बिहार का क्षेत्र है, बिहार तुमको हमें देना पड़ेगा। तब मीर कासिम के पास सिचुएशन कुछ ऐसी थी, उधर से अंग्रेज थे और इधर से मीर कासिम मरता क्या न करता, कहता ठीक है चलो भैया ले लेना, वैसे भी हम अंग्रेजों के सामने हार ही जाएंगे तो पूरा ही ले लेंगे, चलो ले लेना, बिहार तुम ले लेना हमसे, और कुछ पैसे भी हमसे ले लेना, ऐसा मीर कासिम कहता है सुजाउद्दौला को। लेकिन होता क्या है, जब मीर कासिम अवध से मदद हेल्प मांगने के लिए आता है 1763 में, तो जो अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं, देखते हैं ये बंगाल का, इधर अगर बात करें तो ये हमारा बंगाल हो गया, इधर अवध हो गया, इधर दिल्ली हो गया, ये बंगाल अवध दिल्ली। तो जब मीर कासिम भाग के आया अवध के पास, मीर कासिम भाग के आया अवध के पास,
तो अंग्रेजों ने देखा मीर कासिम तो चला गया है डर के मारे। तो मीर कासिम क्या करते हैं, मीर जाफर को नवाब के पद से हटाया था, वापिस से मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर रहे हैं। अभी अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब किसको बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफर को दोबारा से। जब मीर कासिम अवध से मदद मांगने के लिए अवध में आया तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अभी मीर कासिम है अवध में। तो उस टाइम पे क्या था अवध अवध की शक्ति एक बड़ी गिनतियों में होती थी, एक महत्वपूर्ण, उसके पास मतलब एक बड़ी सेना थी अवध के पास, 40-50 हजार की कुछ सेना थी। अवध की गिनती एक बड़ी शक्तियों की गिनती में होती थी अवध की। लेकिन उस टाइम पे जो मुगलों की स्थिति थी, मुगलों की स्थिति बद से बदतर, एकदम हालत खराब थी मुगलों की। अगर मैं बताऊं आपको, मुगलों की स्थिति कुछ ऐसी थी, जो उस टाइम पर मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय उस टाइम पर मुगल बादशाह थे। जब ये जाता है मीर कासिम अवध से मदद मांगने के लिए, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की कुछ ऐसी स्थिति कुछ ऐसी थी शाह आलम द्वितीय की, कि वो एक अपने मंत्री के डर से दिल्ली का लाल किला छोड़कर अवध के पास आकर बैठे हुए थे, छुप कर बैठे हुए थे। शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह की बात कर रहा हूँ मैं। सोचो, बादशाह की हालत ये है कि वो एक अपने मंत्री से डर के अपने प्रांतपति के पास रुका हुआ है। सोचो क्या, मतलब बादशाह की क्या ही वैल्यू रह गई होगी। तो लेकिन बादशाह के पास कुछ 1000-2000 लोग रहते थे, गायक नर्तक वगैरह सब रहते थे। और जो अवध का जो मतलब कि, और अभी भी हम मुगलों का सांकेतिक तौर पर जो था शासक, मुगलों को मतलब लोग अपने बॉस के रूप में देखते थे। भले अलग अलग हो गए थे, अपना शासन अलग अलग चलाने लगे थे, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर ही, सांकेतिक तौर पर ही मुगलों का महत्व था। अभी कागज पर मुगलों का अस्तित्व था और जो राज्य थे वो मुगलों को अपना बॉस के तौर पर देखते थे। तो अवध ने उसको अपने पास बैठा के रखा था। उस टाइम पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अवध के पास बैठा हुआ था, निठल्ला था, कुछ काम वाम तो था नहीं। जब मीर कासिम अवध से मदद मांगने आया, अवध ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो उसी टाइम पर जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, अवध में बैठा हुआ था सुजाउद्दौला के पास। वो कहता है चलो हम भी इस युद्ध में भाग लेंगे, देखेंगे अंग्रेजों को, ससुरन को कैसे जीतते हैं वो लोग। वो भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। तो उसके पास तो उसकी कोई ऐसी वैल्यू थी नहीं, उसके शामिल होने का ना होने का वैसा कुछ खास मतलब था नहीं। मेन शक्ति यहाँ पर थी अवध के शासक की, क्योंकि अभी अवध के पास 40 से 50 हजार की सेना थी। और जो मीर कासिम था उसके पास भी कुछ खास वैसी सेना रह नहीं जाती है, क्योंकि पलासी की लड़ाई के पहले बंगाल के नवाब के पास सेना थी, बड़ी सेना थी, लेकिन पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने सेना को कम कर दिया, मतलब वहां पर अपनी सेना तैनात कर दी, ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया, और बंगाल के नवाब के पास सेना मतलब एकदम कम कर दिया। 4 से 5 हजार कुछ लगभग सेना थे मीर कासिम के पास। और जो ये था, मीर कासिम के पास 4-5 हजार सेना थी, अवध के पास 40 से 50 हजार सेना थी। और मुगल भी इसमें शामिल हो गया, उसके पास तो मतलब ताकत वगैरह थी नहीं, बस ऐसे सांकेतिक तौर पर वो भी शामिल होगा कि चलो हम भी है इस युद्ध में, हम भी शामिल होते हैं। तो इधर से कौन कौन है, अवध, मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम, और एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों एक तरफ से हैं और एक तरफ से है ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी बंगाल का नवाब इस टाइम पे कौन है, मीर जाफर हैं। जैसे मीर कासिम यहाँ पर आता है, उधर बंगाल का नवाब बन गया मीर जाफर। तो अब ये लोग जाते हैं अपनी अपनी सेना लेकर बक्सर नामक युद्ध पर, बक्सर नामक स्थान पर जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, ये तीनों। तो होता कुछ ऐसा है, हमने बात किया इधर ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, हेक्टर मुनरो वर्सेस, इधर से हो गया बंगाल, और इधर से हो गया अवध, इधर से हो गया मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इन लोगों के पास कितनी सेना थी, लगभग 50, इन तीनों की सेना मिलाकर लगभग 50 से 60 हजार सेना थी इन लोगों के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस टाइम पर बहुत कुछ खास सेना थी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लगभग 8000 कुछ सैनिक रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो अभी देखो क्या होता है, ससुरन को इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद
चुट्टन का अंग्रेजों का मात्र 8,000 की सेना 50 से 60,000 की सेना को पराजित कर देते हैं। सोचो कैसी सेना रही होगी, एकदम पिछड़ा सैन्य संगठन, विकंठी सेना थी। हमने बात किया था भारतीय सेना मतलब कैसी थी, प्रशिक्षण नहीं था उनमें, अनुशासन नहीं था, समर्पण का भाव नहीं रहता है, और उस तरीके से कुशलता नहीं थी भारतीय सैनिकों में। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से, तो नहीं कहेंगे बड़ा युद्ध होता है, वैसे जैसे पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने चालाकी करने की कोशिश की थी, पलासी के युद्ध में वहां पर उनकी पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों की चालाकी चल गई थी, लेकिन यहाँ बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने चालाकी करने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी चालाकी चली नहीं थी। इसलिए तो पलासी को धोखे और विश्वासघात की सफलता कही जाती है, लेकिन बक्सर युद्ध को ऐसा नहीं कहा जाता है। बक्सर युद्ध आमने सामने की लड़ाई थी, अंग्रेजों ने चालाकी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे अपनी चालाकी में। तो युद्ध होता है यहाँ पर 50 से 60,000 की सेना, यहाँ पर 8,000 की सेना, तो लड़ते हैं, अंग्रेज तो जीत जाते हैं। तो अंग्रेज इस युद्ध में इतने कम सैनिक होने के बाद भी क्यों शामिल हो गए? उनको लगा नहीं होगा कि हम हार जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अड़यार युद्ध जब डुप्ले ने जीता था, पहले कर्नाटक युद्ध में, आप लोग को याद होगा, अड़यार युद्ध में जब डुप्ले जीता था, तो उस युद्ध ने, अड़यार युद्ध ने यूरोपियन की आंखें खोल दी थी कि हमारी एक छोटी सेना तोप और बंदूक के दम पर भारतीयों की बड़ी से बड़ी सेना को पराजित कर सकती हैं। ये अड़यार युद्ध के बाद यूरोपियन की आंखें खुल गई थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों को कॉन्फिडेंस था कि हम जीत जाएंगे, और जीत लेते हैं वो। तो इस सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। और ऐसे ही बक्सर का युद्ध होता है, ये चुट्टा लोगन का पराजय होता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से निर्णायक पराजय होती है, मतलब हार जाते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो ये सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे।